दृश्य पर नजर डालते हैं। किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा का हॉल है, पसीने से भीगे माथे हैं। हाँ, और सामने रखे प्रश्न पत्र में अचानक एक सवाल कानूनी शब्दावली से पूछ लिया जाता है। एकदम सही। इन दोनों ही अत्यंत तनावपूर्ण और बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों के बीच एक ही अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास कानूनी दस्तावेजों और भारतीय न्याय प्रणाली के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है। और आज की क्लास का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। जमानत के इस पूरे इस जटिल जाल को इस तरह डिकोड करना है कि चाहे वो परीक्षा का प्रश्न पत्र हो या जीवन की कोई कानूनी उलझन, इससे जुड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट कभी गलत ना हो। बिल्कुल सही। तो बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है जिसे सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? अक्सर जमानत मिलने का सीधा सा मतलब बरी हो जाना या निर्दोष साबित हो जाना निकाल लिया जाता है। ओहो हाँ, ये शायद कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गलतफहमियों में से एक है, और इसे यहीं स्पष्ट कर देना चाहिए। तो इसका तकनीकी अर्थ क्या है? जमानत का तकनीकी और वास्तविक अर्थ केवल इतना है, किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमे या जांच के दौरान कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से रिहा करना। मतलब सिर्फ एक अस्थायी राहत। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ गया है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि केस की फाइल बंद हो गई है या वो व्यक्ति अदालत की नजरों में बेदाग साबित हो गया है। सही बात है। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह पूरी गति से चलती रहती है ना। एकदम। पुलिस अपनी जांच करती है, अदालत में तारीखें पड़ती हैं। आज के इस चर्चा में इसी पूरी प्रक्रिया के हर एक पेज को खोला जाएगा। ये समझा जाएगा कि ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ नियमों की सूची रटने से पहले इसके पीछे के दर्शन यानी इसकी फिलॉसफी को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सवाल यह है कि कानून जमानत देता ही क्यों है? अगर किसी पर आरोप लगा है तो उसे सीधे जेल में बंद करके क्यों नहीं रखा जा सकता? यहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत बार बार उभर कर सामने आता है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, जिसे अंग्रेजी में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है। इस बात को एक बहुत ही व्यावहारिक एनालॉजी से डिकोड करते हैं। मान लिया जाए कि किसी स्कूल में एक छात्र पर अनुशासनहीनता का या कहें स्कूल की कोई संपत्ति तोड़ने का आरोप लगा है। अच्छा उदाहरण है। जब तक स्कूल प्रबंधन की जांच पूरी नहीं हो जाती और यह साबित नहीं हो जाता कि उस छात्र ने वाकई वो नियम तोड़ा है, तब तक क्या उसे स्कूल आने या पढ़ाई करने से रोका जा सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वह है ये एनालॉजी न्याय प्रणाली के सबसे बड़े पटल पर कैसे फिट बैठती है। तो कानूनी नजरिए से ये कैसे काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही स्पष्ट और स्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। मतलब जब तक अपराध साबित ना हो अनावश्यक जेल से बचाया जाता है। हाँ, हमारी पूरी की पूरी आपराधिक न्याय व्यवस्था इस एक बुनियादी मान्यता पर टिकी है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उस पर लगा दोष अदालत में साबित ना हो जाए। यानी जब तक दोष साबित नहीं हुआ तब तक वो राज्य की नजर में एक आम नागरिक ही है। बिल्कुल। और इसीलिए राज्य की असीम शक्तियों और एक अकेले नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। सही कहा। बिना वजह किसी को जेल में रखना न्याय के खिलाफ है। बिना किसी ठोस वजह के या बिना अंतिम फैसले के किसी को जेल की सलाखों के पीछे रखना उसकी स्वतंत्रता का सीधा हनन है। जेल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसी को सिर्फ शक के आधार पर सालों तक रखा जाए। हाँ, जेल तो सजा काटने की जगह है। एकदम सही। और सजा तभी भी जा सकती है जब अपराध साबित हो जाए। इसलिए कानून का ये दर्शन कहता है कि व्यक्ति को बाहर रहने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने बचाव की तैयारी कर सके। यह संतुलन ही तो लोकतंत्र को तानाशाही से अलग करता है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण जमानत एक नियम है, तो सवाल ये उठता है कि संकट के समय में इस नियम को लागू कैसे किया जाता है? यानी जमानत के प्रकार। हाँ, कानूनी हथियारों के रूप में जमानत कितने प्रकार की होती है? एक सूची पढ़ने के बजाय इसे अलग अलग परिदृश्यों से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उसके लिए क्या रास्ता है? ऐसी स्थिति में जो रास्ता अपनाया जाता है उसे रेगुलर बेल या नियमित जमानत कहते हैं। गिरफ्तारी के बाद? हाँ, जब गिरफ्तारी हो चुकी है तब बचाव पक्ष का वकील सीधे मजिस्ट्रेट या संबंधित अदालत के सामने आवेदन करता है कि इस व्यक्ति को अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है और इसे जमानत पर रिहा किया जाए। ये तो सबसे सामान्य प्रक्रिया हो गई। लेकिन तब क्या हो जब पुलिस अभी घर पहुंची नहीं है लेकिन पहुंचने वाली है? मतलब गिरफ्तारी से पहले का डर। बिल्कुल। किसी को ये पुख्ता आशंका है या डर सता रहा है कि उसे किसी झूठे मामले में या किसी राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या उसे गिरफ्तार होने का इंतजार करना पड़ेगा? यहीं पर कानून का एक बहुत ही शानदार बचाव तंत्र सामने आता है, एंटीसिपेटरी बेल, जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। ये एक सुरक्षा कवच या ढाल की तरह काम करता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? सीधे कोर्ट जाता है? हाँ, व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले ही सीधे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है
और कह सकता है कि उसे अमुक मामले में गिरफ्तार किए जाने का डर है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। और अगर कोर्ट ये मान ले? अगर कोर्ट ये अर्जी मंजूर कर लेती है तो पुलिस उस व्यक्ति को उस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो गई, बचाव का एक बहुत ही मजबूत तरीका। और स्रोतों में एक इंटरिम बेल का भी जिक्र है। ये इन दोनों के बीच कहां फिट बैठता है? इंटरिम बेल या अस्थायी जमानत दरअसल एक बहुत ही छोटी अवधि का पुल है। मान लिया जाए कि रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई में अभी कुछ दिन बाकी हैं। मतलब कोर्ट में तारीख लंबी मिल गई है। सही, लेकिन इसी बीच कोई अत्यंत आवश्यक स्थिति आ जाती है, जैसे घर में किसी की गंभीर बीमारी या कोई अन्य आपातकाल। ऐसे में अदालत कुछ ही दिनों के लिए इंटरिम बेल दे सकती है, जब तक कि मुख्य जमानत याचिका पर अंतिम फैसला ना आ जाए। बिल्कुल। ये तीनों प्रकार तो समझ में आते हैं जहां आरोपी या उसका वकील कोर्ट से गुहार लगा रहा है। लेकिन यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में एक चौथी श्रेणी है जिसे डिफॉल्ट बेल कहा गया है। हाँ, डिफॉल्ट बेल। इसे पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी न्यायिक प्रणाली में मौजूद कोई बहुत बड़ा लूप होल है। जरा इस बात पे गौर किया जाए। नियम कहता है कि पुलिस को एक तय समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होती है। सामान्य अपराधों में 60 दिन और गंभीर अपराधों में 90 दिन। बिल्कुल। और अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती तो आरोपी को डिफॉल्ट रूप से जमानत मिल जाती है। मतलब क्या ये सच है कि सरकारी काम में होने वाली देरी, जांच एजेंसी की सुस्ती का सीधा फायदा उस व्यक्ति को मिल रहा है जिस पर अपराध का आरोप है? ये सवाल बहुत लाजमी है। आम जीवन में काम टालने पर नौकरी चली जाती है, लेकिन यहां पुलिस की देरी आरोपी का मौलिक अधिकार बन जाती है। ये तो अजीब है। क्या ये एक लूप होल है? पहली नजर में ये किसी भी इंसान को न्याय के साथ खिलवाड़ या एक बहुत बड़ा लूप होल ही लगेगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा पीछे हटकर एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाए तो क्या तस्वीर दिखती है? तो ये कोई लूप होल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में राज्य की ताकत, पुलिस और जांच एजेंसीज को जवाबदेह बनाने का शायद सबसे शक्तिशाली तंत्र है। वो कैसे? पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए किसी आरोपी को बाहर क्यों छोड़ना? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्ता और पुलिस की ताकत का दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। कल्पना की जा सकती है कि अगर ये 60 या 90 दिन का नियम ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और बिना कोई आरोप पत्र दाखिल किए सालों साल उसे जेल की कालकोठरी में सड़ा सकती है। पुलिस कह सकती है कि हमारी जांच अभी चल रही है। Comparing this to the lowest segments and natural performance is subject to conditions push it too hard and it's gonna diminish the battery usage it slaps at. Got that? No, that's the point. All competitor phone brands promise you great power, but that always comes with greater conditions. The Poco X8 है। ये तो अनिश्चित काल के लिए किसी की आजादी छीनना हो गया। बिल्कुल। ये 60 या 90 दिन की समय सीमा पुलिस पर एक वैधानिक दबाव बनाती है, एक टाइमर शुरू कर देती है कि वे अपनी जांच को गंभीरता से लें और समय पर पूरी करें। मतलब एक इंसान को बिना औपचारिक आरोपों के जेल में नहीं रखा जा सकता। एकदम सही। इसलिए डिफॉल्ट बेल अदालत या पुलिस का कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक का अजेय वैधानिक अधिकार है। पुलिस की नाकामी की सजा नागरिक की आजादी छीनकर नहीं दी जा सकती। यह स्पष्टीकरण वाकई धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख देता है। ये लूप होल नहीं, बल्कि पुलिस स्टेट बनने से रोकने का एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या हर प्रकार के अपराध में जमानत के नियम एक जैसे लागू होते हैं? अगर किसी ने एक साधारण सी चोरी की है और किसी अन्य व्यक्ति पर हत्या या डकैती का आरोप है, तो क्या अदालत दोनों को एक ही चश्मे से देखेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर हमारे स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, अपराधों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध, जिन्हें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये वर्गीकरण पूरी तरह से अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर आधारित होता है। तो जमानती अपराधों में क्या होता है? जमानती अपराधों में वे मामले आते हैं जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे छोटी मोटी मारपीट, साधारण धोखाधड़ी या यातायात नियमों का कोई बड़ा उल्लंघन। ऐसे मामलों में जमानत पाना व्यक्ति का एक अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध में पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो जमानत की शर्तें पूरी करने को तैयार है, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट उसे जमानत देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें उसे रिहा करना ही होगा। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है, गैर जमानती अपराध, इसके नाम में ही एक बहुत बड़ा भाषाई जाल छिपा हुआ लगता है। भाषाई जाल? वो कैसे? देखिए, जैसे ही नॉन बेलेबल सुना जाता है तो ऐसा लगता है कि बस अब तो चाबी समंदर में फेंक दी गई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या गैर जमानती शब्द का सीधा सा अर्थ ये मान लिया जाए कि आरोपी को जीवन में कभी जमानत मिलेगी ही नहीं? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया गया है। ये समाज में फैली एक और बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसे आज के इस विश्लेषण से हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तो सच्चाई क्या है? गैर जमानती या नॉन बेलेबल का मतलब जमानत का कभी न मिलना बिल्कुल नहीं है। इसका तकनीकी और कानूनी अर्थ सिर्फ इतना है कि अब जमानत मांगना आरोपी का अधिकार नहीं रह गया है। अच्छा, मतलब अधिकार से हटकर? हाँ, अधिकार से हटकर अब ये पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक या डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। यानी अब गेंद कोर्ट के पाले में है।
लेकिन एक न्यायाधीश या विवेक या फैसला कैसे तय करता है? क्या इसके लिए कोई नियम है या ये सिर्फ जज के मूड पर निर्भर करता है, या प्रक्रिया क्या है? ये बिल्कुल किसी के मूड का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त कानूनी ढांचा काम करता है। वो ढांचा कैसे काम करता है? जब मामला नॉन बेलेबल होता है, जैसे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह या डकैती, तो जज कई महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि अपराध कितना गंभीर और जघन्य है। और गवाहों का क्या? वही चौथा बिंदु है, क्या बाहर आने पर वो व्यक्ति गवाहों को डरा धमका सकता है या सबूतों को मिटा सकता है? अगर न्यायाधीश को लगता है कि आरोपी के बाहर आने से जांच पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और वो भागेगा नहीं, तो वो एक गैर जमानती अपराध में भी जमानत दे सकता है। यानी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बस उन पर एक बहुत ही मजबूत ताला लग गया है जिसे सिर्फ जज की समझदारी खोल सकती है। बिल्कुल सटीक बात। ये अंतर समझना प्रतियोगियों और सीखने वालों दोनों के लिए बहुत अहम है। बेलेबल में जमानत अधिकार है और नॉन बेलेबल में ये कोर्ट का विवेक है। एकदम सही। अब इस पूरी पहेली के अगले चरण पर आते हैं। जब कोर्ट अपने इस विवेक का इस्तेमाल करती है तो उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? ये कोई फिल्मों जैसा सीन तो नहीं होता कि मतलब एक वकील काला कोट पहनकर आया, एक ब्रीफकेस मेज पर रखा और आरोपी उसी वक्त शान से बाहर निकल गया। नहीं नहीं, फिल्मों और असल अदालतों में यही सबसे बड़ा फर्क है। असल जीवन में इसकी एक पूरी चेकलिस्ट और लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? शुरुआत होती है गिरफ्तारी या पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने से। इसके बाद आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट में एक औपचारिक बेल एप्लीकेशन यानी जमानत याचिका दायर की जाती है। इस याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जोरदार बहस और सुनवाई होती है। एक तरफ अभियोजन पक्ष होता है जो ये साबित करने की पूरी कोशिश करता है कि इस व्यक्ति को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाना चाहिए। मतलब पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। हाँ, वे पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री या जांच के प्रभावित होने का हवाला देते हैं। दूसरी तरफ बचाव पक्ष होता है जो जज को ये भरोसा दिलाता है कि उनका मुवक्किल कहीं नहीं भागेगा और हर जांच में सहयोग करेगा। इस पूरी जिरह के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और अगर फैसला आरोपी के पक्ष में आ भी जाए तब भी उसे कंडीशनल पासिंग या प्रोविजनल एडमिशन की तरह देखा जाना चाहिए। प्रोविजनल एडमिशन? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि किसी छात्र को एक बहुत ही बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोविजनल एडमिशन मिल गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने शर्त रखी है कि उसे 1 महीने के भीतर अपने सभी मूल दस्तावेज और पिछली मार्कशीट जमा करनी होंगी। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका वो बहुमूल्य एडमिशन उसी क्षण रद्द कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। ठीक वैसे ही जमानत एक प्रोविजनल आजादी है। कोर्ट बाहर तो भेज रही है लेकिन कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। बिल्कुल, और अदालत जो शर्तें लगाती हैं वे बहुत ही सख्त होती हैं। सबसे पहले तो एक जमानत राशि या बेल बॉन्ड भरना होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? ये एक तरह की वित्तीय गारंटी है कि अगर आप भागे तो ये बड़ी रकम जब्त कर ली जाएगी। हाँ। इसके अलावा कई व्यवहारिक शर्तें होती हैं, जैसे आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में सरेंडर करना पड़ सकता है ताकि वो देश छोड़ के ना भाग सके। सही। दृश्य पर नजर डालते हैं। किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा का हॉल है, पसीने से भीगे माथे हैं। हाँ, और सामने रखे प्रश्न पत्र में अचानक एक सवाल कानूनी शब्दावली से पूछ लिया जाता है। एकदम सही। इन दोनों ही अत्यंत तनावपूर्ण और बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों के बीच एक ही अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास कानूनी दस्तावेजों और भारतीय न्याय प्रणाली के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है। और आज की क्लास का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। जमानत के इस पूरे इस जटिल जाल को इस तरह डिकोड करना है कि चाहे वो परीक्षा का प्रश्न पत्र हो या जीवन की कोई कानूनी उलझन, इससे जुड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट कभी गलत ना हो। बिल्कुल सही। तो बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है जिसे सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? अक्सर जमानत मिलने का सीधा सा मतलब बरी हो जाना या निर्दोष साबित हो जाना निकाल लिया जाता है। ओहो हाँ, ये शायद कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गलतफहमियों में से एक है, और इसे यहीं स्पष्ट कर देना चाहिए। तो इसका तकनीकी अर्थ क्या है? जमानत का तकनीकी और वास्तविक अर्थ केवल इतना है, किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमे या जांच के दौरान कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से रिहा करना। मतलब सिर्फ एक अस्थायी राहत। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ गया है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि केस की फाइल बंद हो गई है या वो व्यक्ति अदालत की नजरों में बेदाग साबित हो गया है। सही बात है। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह पूरी गति से चलती रहती है ना। एकदम। पुलिस अपनी जांच करती है, अदालत में तारीखें पढ़ती हैं। आज के इस चर्चा में इसी पूरी प्रक्रिया के हर एक पेज को खोला जाएगा। ये समझा जाएगा कि ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ नियमों की सूची रटने से पहले इसके पीछे के दर्शन यानी इसकी फिलॉसफी को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सवाल यह है कि कानून जमानत देता ही क्यों है? अगर किसी पर आरोप लगा है तो उसे सीधे जेल में बंद करके क्यों नहीं रखा जा सकता? यहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत बार बार उभर कर सामने आता है,
जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, जिसे अंग्रेजी में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है। इस बात को एक बहुत ही व्यावहारिक एनालॉजी से डिकोड करते हैं। मान लिया जाए कि किसी स्कूल में एक छात्र पर अनुशासनहीनता का या कहें स्कूल की कोई संपत्ति तोड़ने का आरोप लगा है। अच्छा उदाहरण है। जब तक स्कूल प्रबंधन की जांच पूरी नहीं हो जाती और यह साबित नहीं हो जाता कि उस छात्र ने वाकई वो नियम तोड़ा है, तब तक क्या उसे स्कूल आने या पढ़ाई करने से रोका जा सकता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वह है ये एनालॉजी न्याय प्रणाली के सबसे बड़े पटल पर कैसे फिट बैठती है। तो कानूनी नजरिए से ये कैसे काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही स्पष्ट और स्थापित सिद्धांत है। यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। मतलब जब तक अपराध साबित ना हो, अनावश्यक जेल से बचाया जाता है। हाँ, हमारी पूरी की पूरी आपराधिक न्याय व्यवस्था इस एक बुनियादी मान्यता पर टिकी है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उस पर लगा दोष अदालत में साबित ना हो जाए। यानी जब तक दोष साबित नहीं हुआ तब तक वो राज्य की नजर में एक आम नागरिक ही है। बिल्कुल। और इसीलिए राज्य की असीम शक्तियों और एक अकेले नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। सही कहा। बिना वजह किसी को जेल में रखना न्याय के खिलाफ है। बिना किसी ठोस वजह के या बिना अंतिम फैसले के किसी को जेल की सलाखों के पीछे रखना उसकी स्वतंत्रता का सीधा हनन है। जेल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसी को सिर्फ शक के आधार पर सालों तक रखा जाए। हाँ, जेल तो सजा काटने की जगह है। एकदम सही। और सजा तभी भी जा सकती है जब अपराध साबित हो जाए। इसलिए कानून का ये दर्शन कहता है कि व्यक्ति को बाहर रहने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने बचाव की तैयारी कर सके। यह संतुलन ही तो लोकतंत्र को तानाशाही से अलग करता है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण जमानत एक नियम है, तो सवाल ये उठता है कि संकट के समय में इस नियम को लागू कैसे किया जाता है? यानी जमानत के प्रकार। हाँ, कानूनी हथियारों के रूप में जमानत कितने प्रकार की होती है? एक सूची पढ़ने के बजाय इसे अलग अलग परिदृश्यों से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उसके लिए क्या रास्ता है? ऐसी स्थिति में जो रास्ता अपनाया जाता है उसे रेगुलर बेल या नियमित जमानत कहते हैं। गिरफ्तारी के बाद? हाँ, जब गिरफ्तारी हो चुकी है तब बचाव पक्ष का वकील सीधे मजिस्ट्रेट या संबंधित अदालत के सामने आवेदन करता है कि इस व्यक्ति को अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है और इसे जमानत पर रिहा किया जाए। ये तो सबसे सामान्य प्रक्रिया हो गई। लेकिन तब क्या हो जब पुलिस अभी घर पहुंची नहीं है लेकिन पहुंचने वाली है? मतलब गिरफ्तारी से पहले का डर। बिल्कुल। किसी को ये पुख्ता आशंका है या डर सता रहा है कि उसे किसी झूठे मामले में या किसी राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या उसे गिरफ्तार होने का इंतजार करना पड़ेगा? यहीं पर कानून का एक बहुत ही शानदार बचाव तंत्र सामने आता है, एंटीसिपेटरी बेल, जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। ये एक सुरक्षा कवच या ढाल की तरह काम करता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? सीधे कोर्ट जाता है? हाँ, व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले ही सीधे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और कह सकता है कि उसे अमुक मामले में गिरफ्तार किए जाने का डर है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। और अगर कोर्ट ये मान ले? अगर कोर्ट ये अर्जी मंजूर कर लेती है तो पुलिस उस व्यक्ति को उस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो गई। बचाव का एक बहुत ही मजबूत तरीका। और स्रोतों में एक इंटरिम बेल का भी जिक्र है। ये इन दोनों के बीच कहां फिट बैठता है? इंटरिम बेल या अस्थायी जमानत दरअसल एक बहुत ही छोटी अवधि का पुल है। मान लिया जाए कि रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई में अभी कुछ दिन बाकी हैं। मतलब कोर्ट में तारीख लंबी मिल गई है। सही। लेकिन इसी बीच कोई अत्यंत आवश्यक स्थिति आ जाती है, जैसे घर में किसी की गंभीर बीमारी या कोई अन्य आपातकाल। ऐसे में अदालत कुछ ही दिनों के लिए इंटरिम बेल दे सकती है, जब तक कि मुख्य जमानत याचिका पर अंतिम फैसला ना आ जाए। बिल्कुल। ये तीनों प्रकार तो समझ में आते हैं जहां आरोपी या उसका वकील कोर्ट से गुहार लगा रहा है। लेकिन यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में एक चौथी श्रेणी है जिसे डिफॉल्ट बेल कहा गया है। हाँ, डिफॉल्ट बेल। इसे पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी न्यायिक प्रणाली में मौजूद कोई बहुत बड़ा लूप होल है। जरा इस बात पे गौर किया जाए। नियम कहता है कि पुलिस को एक तय समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होती है। सामान्य अपराधों में 60 दिन और गंभीर अपराधों में 90 दिन। बिल्कुल। और अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती तो आरोपी को डिफॉल्ट रूप से जमानत मिल जाती है। मतलब क्या ये सच है कि सरकारी काम में होने वाली देरी, जांच एजेंसी की सुस्ती का सीधा फायदा उस व्यक्ति को मिल रहा है जिस पर अपराध का आरोप है? ये सवाल बहुत लाजमी है। आम जीवन में काम टालने पर नौकरी चली जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस की देरी आरोपी का मौलिक अधिकार बन जाती है। ये तो अजीब है। क्या ये एक लूप होल है? पहली नजर में ये किसी भी इंसान को न्याय के साथ खिलवाड़ या एक बहुत बड़ा लूप होल ही लगेगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा पीछे हटकर एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाए तो क्या तस्वीर दिखती है? तो ये कोई लूप होल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में राज्य की ताकत, पुलिस और जांच एजेंसीज को जवाबदेह बनाने का शायद सबसे शक्तिशाली तंत्र है। वो कैसे?
पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए किसी आरोपी को बाहर क्यों छोड़ना? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्ता और पुलिस की ताकत का दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। कल्पना की जा सकती है कि अगर ये 60 या 90 दिन का नियम ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और बिना कोई आरोप पत्र दाखिल किए सालों साल उसे जेल की कालकोठरी में सड़ा सकती है। पुलिस कह सकती है कि हमारी जांच अभी चल रही है। ये तो अनिश्चित काल के लिए किसी की आजादी छीनना हो गया। बिल्कुल। ये 60 या 90 दिन की समय सीमा पुलिस पर एक वैधानिक दबाव बनाती है, एक टाइमर शुरू कर देती है कि वे अपनी जांच को गंभीरता से लें और समय पर पूरी करें। मतलब एक इंसान को बिना औपचारिक आरोपों के जेल में नहीं रखा जा सकता। एकदम सही। इसलिए डिफॉल्ट बेल अदालत या पुलिस का कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक का अजेय वैधानिक अधिकार है। पुलिस की नाकामी की सजा नागरिक की आजादी छीनकर नहीं दी जा सकती। यह स्पष्टीकरण वाकई धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख देता है। ये लूपहोल नहीं, बल्कि पुलिस स्टेट बनने से रोकने का एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या हर प्रकार के अपराध में जमानत के नियम एक जैसे लागू होते हैं? अगर किसी ने एक साधारण सी चोरी की है और किसी अन्य व्यक्ति पर हत्या या डकैती का आरोप है, तो क्या अदालत दोनों को एक ही चश्मे से देखेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर हमारे स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, अपराधों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध, जिन्हें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये वर्गीकरण पूरी तरह से अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर आधारित होता है। तो जमानती अपराधों में क्या होता है? जमानती अपराधों में वे मामले आते हैं जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे छोटी मोटी मारपीट, साधारण धोखाधड़ी या यातायात नियमों का कोई बड़ा उल्लंघन। ऐसे मामलों में जमानत पाना व्यक्ति का एक अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध में पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो जमानत की शर्तें पूरी करने को तैयार है, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट उसे जमानत देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें उसे रिहा करना ही होगा। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है, गैर जमानती अपराध, इसके नाम में ही एक बहुत बड़ा भाषाई जाल छिपा हुआ लगता है। भाषाई जाल? वो कैसे? देखिए, जैसे ही नॉन बेलेबल सुना जाता है तो ऐसा लगता है कि बस अब तो चाबी समंदर में फेंक दी गई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या गैर जमानती शब्द का सीधा सा अर्थ ये मान लिया जाए कि आरोपी को अब जीवन में कभी जमानत मिलेगी ही नहीं? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया गया है। ये समाज में फैली एक और बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसे आज के इस विश्लेषण से हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तो सच्चाई क्या है? गैर जमानती या नॉन बेलेबल का मतलब जमानत का कभी न मिलना बिल्कुल नहीं है। इसका तकनीकी और कानूनी अर्थ सिर्फ इतना है कि अब जमानत मांगना आरोपी का अधिकार नहीं रह गया है। अच्छा, मतलब अधिकार से हटकर? हाँ, अधिकार से हटकर अब ये पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक या डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। यानी अब गेंद कोर्ट के पाले में है। लेकिन एक न्यायाधीश ये विवेक या फैसला कैसे तय करता है? क्या इसके लिए कोई नियम है या ये सिर्फ जज के मूड पर निर्भर करता है, या प्रक्रिया क्या है? ये बिल्कुल किसी के मूड का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त कानूनी ढांचा काम करता है। वो ढांचा कैसे काम करता है? जब मामला नॉन बेलेबल होता है, जैसे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह या डकैती, तो जज कई महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि अपराध कितना गंभीर और जघन्य है। और गवाहों का क्या? वही चौथा बिंदु है, क्या बाहर आने पर वो व्यक्ति गवाहों को डरा धमका सकता है या सबूतों को मिटा सकता है? अगर न्यायाधीश को लगता है कि आरोपी के बाहर आने से जांच पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और वो भागेगा नहीं, तो वो एक गैर जमानती अपराध में भी जमानत दे सकता है। यानी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बस उन पर एक बहुत ही मजबूत ताला लग गया है, जिसे सिर्फ जज की समझदारी खोल सकती है। बिल्कुल सटीक बात। ये अंतर समझना प्रतियोगियों और सीखने वालों दोनों के लिए बहुत अहम है। बेलेबल में जमानत अधिकार है और नॉन बेलेबल में ये कोर्ट का विवेक है। एकदम सही। अब इस पूरी पहेली के अगले चरण पर आते हैं। जब कोर्ट अपने इस विवेक का इस्तेमाल करती है तो उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? ये कोई फिल्मों जैसा सीन तो नहीं होता कि मतलब एक वकील काला कोट पहनकर आया, एक ब्रीफकेस मेज पर रखा और आरोपी उसी वक्त शान से बाहर निकल गया। नहीं नहीं, फिल्मों और असल अदालतों में यही सबसे बड़ा फर्क है। असल जीवन में इसकी एक पूरी चेकलिस्ट और लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया शुरू कहां से होती है? शुरुआत होती है गिरफ्तारी या पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने से। इसके बाद आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट में एक औपचारिक बेल एप्लीकेशन यानी जमानत याचिका दायर की जाती है। इस याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जोरदार बहस और सुनवाई होती है। एक तरफ अभियोजन पक्ष होता है जो ये साबित करने की पूरी कोशिश करता है कि इस व्यक्ति को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाना चाहिए। मतलब पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। हाँ, वे पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री या जांच के प्रभावित होने का हवाला देते हैं। दूसरी तरफ बचाव पक्ष होता है जो जज को ये भरोसा दिलाता है कि उनका मुवक्किल कहीं नहीं भागेगा और हर जांच में सहयोग करेगा। इस पूरी जिरह के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और अगर फैसला आरोपी के पक्ष में आ भी जाए तब भी उसे कंडीशनल
पासिंग या प्रोविजनल एडमिशन की तरह देखा जाना चाहिए। प्रोविजनल एडमिशन। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि किसी छात्र को एक बहुत ही बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोविजनल एडमिशन मिल गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने शर्त रखी है कि उसे 1 महीने के भीतर अपने सभी मूल दस्तावेज और पिछली मार्कशीट जमा करनी होंगी। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका वो बहुमूल्य एडमिशन उसी क्षण रद्द कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। ठीक वैसे ही जमानत एक प्रोविजनल आजादी है। कोर्ट बाहर तो भेज रही है, लेकिन कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। बिल्कुल, और अदालत जो शर्तें लगाती हैं वे बहुत ही सख्त होती हैं। सबसे पहले तो एक जमानत राशि या बेल बॉन्ड भरना होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? ये एक तरह की वित्तीय गारंटी है कि अगर आप भागे तो ये बड़ी रकम जब्त कर ली जाएगी। हाँ। इसके अलावा कई व्यवहारिक शर्तें होती हैं, जैसे आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में सरेंडर करना पड़ सकता है ताकि वो देश छोड़ के ना भाग सके। सही। उससे हर हफ्ते या 15 दिन में पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी पड़ सकती है, और सबसे कठोर शर्त ये होती है कि वो किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा, पीड़ित परिवार के आसपास नहीं भटकेगा, और जांच अधिकारी के बुलाने पर तुरंत हाजिर होगा। लेकिन तब क्या होता है जब इस प्रोविजनल आजादी की शर्तों को तोड़ दिया जाता है? मतलब अगर आरोपी बाहर आकर गड़बड़ करे। हाँ, अगर कोई आरोपी बाहर आकर खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश करता है। ऐसे परिदृश्य में कानून बहुत तेजी से हरकत में आता है, जिसे हम कैंसिलेशन ऑफ बेल या जमानत का रद्द होना कहते हैं। अगर आरोपी कोर्ट में तय तारीखों पर उपस्थित नहीं होता, या ये पता चलता है कि वो सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहा है, या गवाहों को धमका रहा है, या फिर कोई नया अपराध कर दे, वो तो सबसे खराब स्थिति है। अगर जमानत पर बाहर रहते हुए वो कोई नया अपराध कर बैठता है तो पीड़ित पक्ष या पुलिस तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो क्या कोर्ट तुरंत एक्शन लेती है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कोर्ट बिना किसी देरी के अपनी दी हुई जमानत वापस ले लेती है। उस प्रोविजनल आजादी का कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है और आरोपी को वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये तो बात हुई जमानत मिलने और उसके रद्द होने की, लेकिन इस पूरे चक्कर में उस शुरुआती झटके के बारे में बात करना भी बहुत आवश्यक है, जब किसी को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, गिरफ्तारी के वक्त के अधिकार। अक्सर लोगों को लगता है कि गिरफ्तारी का मतलब है सारे अधिकारों का खत्म हो जाना, लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद भी कानून कुछ बहुत ही मजबूत ढाल प्रदान करता है। बिल्कुल। सबसे पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानना। पुलिस बिना कारण बताए किसी को भी उठाकर गाड़ी में नहीं डाल सकती। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने और कानूनी सलाह लेने का पूरा अधिकार है। तीसरा, उसके परिवार या रिश्तेदारों को गिरफ्तारी की सूचना देना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। और चौथा, जो शायद इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये जो 24 घंटे का नियम है, इस पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करनी चाहिए। हाँ, कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर 24 घंटे ही क्यों, 48 या 72 क्यों नहीं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अगर पुलिस को असीमित शक्ति दे दी जाए तो क्या होगा? अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना जज के सामने पेश किए असीमित समय तक लॉकअप में रखने की शक्ति दे दी जाए, तो ये सीधा सीधा तानाशाही या पुलिस स्टेट का रूप ले लेगा। बिल्कुल। ये 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का नियम दरअसल इसी असीमित शक्ति पर लगाम लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसका मतलब है कि एक स्वतंत्र जज जो पुलिस का हिस्सा नहीं है, वो 24 घंटे के भीतर ये आकलन करता है कि पुलिस ने जो काम किया है वो कानूनी दायरे में है या नहीं। एकदम सही। एक स्वतंत्र न्यायाधीश 24 घंटे के भीतर ये तय करता है कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी जायज है या नहीं। क्या पुलिस के पास वाकई कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदले की भावना है? ये नियम एक आम नागरिक को राज्य के अत्याचार और मनमानी से बचाने का सबसे बड़ा कानूनी कवच है, बिना किसी शक के। क्या अद्भुत व्यवस्था है। जिस तरह से ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो वास्तव में भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलता और उसकी खूबसूरती दोनों को दर्शाता है। बिल्कुल। चलिए, आज के इस गहन विश्लेषण, इस मास्टर क्लास को अब समेटने का समय आ गया है। एक बहुत ही तेज गति वाले रिकैप से आज के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में पूरी तरह से पक्का कर लिया जाए। हाँ, रिकैप बहुत जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, जमानत का मतलब है अस्थायी रिहाई। इसका मतलब केस का खत्म होना या व्यक्ति का बेदाग साबित होना बिल्कुल नहीं है। सही। और दूसरी बात, जमानती अपराधों में जमानत मांगना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि गैर जमानती अपराधों में यह अधिकार नहीं रह जाता, बल्कि ये कोर्ट का निर्णय या विवेक होता है, जो कई पैमानों पर तय होता है। तीसरी बात, डिफॉल्ट बेल कोई कानूनी खामी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अधिकार है जो पुलिस की देरी के कारण उत्पन्न होता है, ताकि बिना मुकदमे के किसी को अनिश्चित काल तक जेल में न रखा जा सके। बिल्कुल। और चौथी बात, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का नियम तानाशाही से बचने का हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। और जो भी सीखने वाले प्रतियोगी या नागरिक इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए ये याद रखना सबसे अधिक आवश्यक है कि यह सारा ज्ञान सिर्फ किसी परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये लीगल लिटरेसी या कानूनी साक्षरता है। एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनने के लिए ये सबसे शक्तिशाली हथियार है,
जब समाज को अपने अधिकारों और कानूनों की सही समझ होती है, तभी एक मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होता है। जानकारी ही बचाओ है। जानकारी ही बचाओ, ये बात बिल्कुल 100% की है। ज्ञान ही वो चाबी है जो डर और अज्ञानता के तालों को खोलती है। बिल्कुल।